शायद मासेस इसका m और 2m। ये m था, ये 2m था, यस सर। डिस्टेंस l नॉट था, और इसको वेलोसिटी कितना दे रखे थे, v नॉट। v नॉट। बाकी लोग कैसे करेंगे? ज्योत्सना, ज्योत्सना, अद्वय, सब कनेक्ट करके घूमने ही गया क्या? सर आदित्य कहीं चला गया। वो ज्वाइन किया था क्या? हम तो उसको देखे ही नहीं। शायद नहीं किया था। नहीं किया था अभी। स्क्रीन ब्लैंक दिखा रहा है। क्या हुआ? अभी नहीं आ रहा है स्क्रीन किसी का? आ रहा है सर। देखो तब तुम्हारे में प्रॉब्लम होगा। जो हम लोग लास्ट क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे उसी के बारे में भी देख रहे हैं कि एक स्प्रिंग से कनेक्टेड एल नॉट है, मास है और 2m मास है। इधर वाले मास को हम v नॉट स्पीड दे रखे हैं और इधर वाला मास जो है m है। ऐसा एल नॉट इसका नेचुरल लेंथ था, ठीक है। और इसका जो है k है। हमको फाइंड करना था क्या चीज? मैक्सिमम एक्सटेंशन। मैक्सिमम एक्सटेंशन फाइंड करना था। एक्सटेंशन क्या होगा, ठीक है। एक मेथड वन हम देख रहे हैं। हो क्या रहा है, सिचुएशन को थोड़ा सा रियलाइज कर रहे हैं कि आखिर क्या होगा। जैसे कि अगर हम इसको 2m वाले को v नॉट स्पीड दे दिए, स्मूथ सरफेस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही इसको v नॉट दिए तो इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, और एक्सटेंशन होगा तो इधर की तरफ kx फोर्स लगेगा। जैसे जैसे एक्सटेंशन होगा वैसा वैसा इधर की तरफ एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा, जिसको हम Fx बोल सकते हैं, ठीक है। x कितना है इसलिए नहीं, तो हम Fs बोल रहे हैं। यानी कि क्या है, स्प्रिंग फोर्स। अब जैसे ही ये ब्लॉक आगे की तरफ गया, इसमें एक पीछे की तरफ Fs लगेगा, और स्प्रिंग एक्सटेंड हुआ है तो इस पे उतना ही फोर्स आगे की तरफ लग रहा होगा। इतना में किसी को दिक्कत? बोलो। नो सर। ठीक है। अब जैसे इस वाले ब्लॉक को हम देखते हैं, तो इस ब्लॉक को देखते हैं तो वी नॉट आगे है और फोर्स पीछे लग रहा है, यानी कि डी एक्सेलरेट हो रहा है। यानी कि ये पार्टिकल जो है वो डी एक्सेलरेट हो रहा है। अगर डी एक्सेलरेट हो रहा है यानी कि इसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। वैसे ही इसका बात कर रहे हैं तो इस पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है और इसमें एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है तो हम बोलेंगे इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। अब हमको यहाँ से चीज से समझ में आ गया कि एक पार्टिकल जो है जिसका वेलोसिटी हम दे रखे थे उसका स्पीड जो है वो घट रहा है, और दूसरे पार्टिकल का बढ़ रहा है जिसका स्पीड 0 था। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों का स्पीड कुछ सेम हो जाएगा, यानी कि ये m है, ये 2m है। इसका भी स्पीड v होगा और इसका भी स्पीड v होगा। इसके बाद का सिचुएशन अगर सोचेंगे तो इसका स्पीड और घटेगा और इसका बढ़ना शुरू होगा। यानी कि इसके बाद अगर हम देखें तो ये भी जो होगा v डैश हो गया होगा, और इधर इसका भी जो हो गया होगा वो v डबल डैश हो गया होगा, और यहाँ v डबल डैश जो होगा v डैश से ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है? सबसे पहले ये नेचुरल लेंथ में था यहाँ पे। अब जैसे इसको वेलोसिटी दी है दोनों के बीच का दूरी बढ़ना शुरू हुआ, यानी एक्सटेंशन आना लगा कम इस स्प्रिंग में, और उस एक्सटेंशन की वजह से इस पे फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है Fs, और इस पे इधर की तरफ लग रहा है Fs। यानी कि इसमें जो है डी एक्सेलरेट कर रहा है, इसका स्पीड घट रहा है और इसका बढ़ रहा है। वो कब तक बढ़ रहा है? बढ़ते बढ़ते दोनों का एक समय घटते घटते इसका भी कुछ हुआ होगा और इसका भी कुछ, और दोनों बराबर होगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये वी नॉट 10 रहा हो और ये 0 है, तो हो सकता है बीच में ये घटते घटते 6 आया हो, ये भी बढ़ते बढ़ते 6 गया हो, और दोनों बराबर हो गए,
ठीक है। तो एक सिचुएशन में दोनों का वेलोसिटी बराबर हुआ है, इसके बाद क्या होगा, इसका स्पीड बढ़ना शुरू होगा, दोनों अभी एक्सटेंशन में है, और इसका स्पीड ज्यादा होगा और इसका कम होगा, तो दोनों का बीच का सेपरेशन अब घटेगा, यानी कि अब फिर कंप्रेशन शुरू होने लगा होगा। बात समझ आ रहा है? यानी कि वैसा ही सिचुएशन है कि एक आगे गाड़ी जा रही थी, एक पीछे जा रही है, आगे वाले ब्रेक लगाया है, पीछे वाला एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक समय आया जब ये ऐसा सिचुएशन आया जब ये दोनों का वेलोसिटी सेम था, इस समय इन दोनों के बीच में रहा होगा मैक्सिमम सेपरेशन। ठीक है। फिर इस पे तो फोर्स इधर ही लग रहा है और इस पे फोर्स इधर ही लग रहा है, तो इसमें अब वेलोसिटी अभी भी बढ़ रहा होगा और ये घट रहा होगा, यानी v डबल डैश जो होगा इससे ज्यादा हो, यानी कि इन दोनों के बीच का अब सेपरेशन जो है घटने लगा होगा, यानी ये घटते घटते फिर नेचुरल लेंथ आएगा, फिर हो सकता है कंप्रेस करे या जो भी हो। तो हमको यहाँ क्या दिख रहा है कि जो मैक्सिमम सेपरेशन है वो तब आ रहा है जब दोनों का वेलोसिटी जो है, दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो सेम हो जा रहा है। ठीक है। तो ये कंडीशन हमको याद रखने हैं कि ऐसे सिचुएशन में कभी भी अगर हमको मैक्सिमम सेपरेशन पूछा जा रहा है, अगर सेम डायरेक्शन में बोलता, दोनों को दोनों तरफ से वेलोसिटी देते, तब तो अलग केस था। उस समय भी यही चीज होता है, नहीं कि जब भी मैक्सिमम या मिनिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम इलोंगेशन का बात करेगा तो उस समय वेलोसिटी दोनों का सेम होगा। अगर हमको ये कंसेप्ट क्लियर है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, सिर्फ स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। स्प्रिंग फोर्स लग रहा है तो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जा रहा है और वो इंटरनल फोर्स है, यानी कि इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सिंस एट मैक्सिमम सेपरेशन velocity will be same। ठीक है, दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो हम P इनिशियल इक्वल टू अगर P फाइनल लगाएंगे तो इनिशियल मोमेंटम हमको सिर्फ इसी ब्लॉक के लिए मिलेगा, क्योंकि ये ब्लॉक का वेलोसिटी क्या है फिलहाल 0। तो P इनिशियल लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2m इंटू वी नॉट, और P फाइनल लिखेंगे तो m भी v स्पीड से जा रहा है और 2m भी v स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ से हमको मिल जा रहा है v इक्वल टू होगा एम कैंसिल दिख रहा है 2v0/3। इतने बात में किसी कोई दिक्कत, कष्ट या घुटने में दर्द? नहीं समझ में आया, तो घुटने में क्यों दर्द होगा? दिमाग कहाँ होता है? घुटने में मतलब कि मेरा तो है। हाँ, तो दर्द वही ना होगा। ये सिर लेफ्ट वाला घुटना में दर्द हो रहा है। आराम लगाओ। ठीक है, बात समझ में आया कि इतना कि घुटना में दर्द है? बोलो, फिर से समझाना पड़ेगा किसी को भी। ये सर दर्द बढ़ गया। क्या हुआ? आप सबसे बोले तब से दर्द बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? दर्द। कहाँ? घुटने में। घुटने में ज्यादा मत दर्द बढ़ाओ, ठीक है? तो दर्द है तो उसका इलाज कराओ। वही तो पूछ रहे हैं, कहाँ दर्द हो रहा है बताओ, इसमें कहाँ नहीं समझ आया? इसे ठीक है सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना में किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, प्रियांश? नो सर। ठीक है, अगर इतना बात समझ में आया तो ये चीज आ गया। तो सोचो कि एक चीज और, वेलोसिटी हमको फाइनल मिल गया, हमको मैक्सिमम एक्सटेंशन या कंप्रेशन जो भी था, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन फाइंड करना था यहाँ से। तो हम इसको निकालने के लिए अब क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्व। हम क्या लिख रहे हैं, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियली कोई एक्सटेंशन नहीं था तो पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ 2m इंटू वी नॉट स्क्वायर होगा। फाइनल एनर्जी
मैक्सिमम जो भी कंप्रेस इलोंगेशन होगा के एक्स स्क्वायर रहेगा स्प्रिंग का, प्लस पहला ब्लॉक भी वी स्क्वायर से जा रहा है यानी 2v0/3 का स्क्वायर, सेकेंड ब्लॉक भी इतने ही के स्पीड से जा रहा है तो 2v0/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू मिलेगा, सॉल्व कर लेंगे तो mv0² इक्वल टू आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, 2 1 2 3 mv0/3 4v0² 9। ठीक है 2mv0² 3 यही आ रहा है, 2/3 ना यस आ सर, रहा है। यस हाँ सर। यही तो बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो के एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, mv0² माइनस 2mv0²/3 यानी कि mv0²/3, 3 तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2/3 m/k का अंडर रूट इंटू v। बात क्लियर है, यानी कि यहाँ तक तो हमारा था फिजिक्स, इसके बाद तो मैथ था, सॉल्व कर सकते हैं। ये बात समझ में आया या नहीं आया कि जब वेलोसिटी दोनों का बराबर होगा तभी मैक्सिमम सेपरेशन होगा, सबको आ गया। ठीक है, मेथड 2, सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट, नहीं कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कर रहे हैं, फ्रेम कर दो। ठीक है, ऐसा दे रखा है, तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखेंगे तो क्या आएगा बताओ, m1 2v0/3 v1 प्लस 2m v0/3m, यानी कि हमको मिल रहा है 2v0/3। ठीक है, यहाँ ध्यान दो कि जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल रहा है, क्या वही वेलोसिटी यहाँ भी आया था। ठीक है, यानी कि जब हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास पे चीटा बन के बैठ जा रहे हैं, ठीक है, इसके सेंटर ऑफ मास पे ऐसे हम बैठ गए हैं, चीटा बन के हम बैठ गए, तो अगर हम चीटा बन के बैठ गए तो हमको क्या लग रहा होगा कि ये स्प्रिंग जो होगा वो रेस्ट में होगा, यानी कि इसके लिए ये जो रेस्ट दिख रहा होगा सेंटर ऑफ मास, ये बात क्लियर है, बोलो हेलो। यस सर। ठीक है, अगर हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएं तो, या फिर हम एज्यूम करें कि हम सेंटर ऑफ मास के साथ साथ चल रहे हैं, तो हमको जो मिलेगा सेंटर ऑफ मास जो है रेस्ट पे मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखें तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ 2m विथ रिस्पेक्ट टू अगर सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो हमको क्या दिख रहा होगा, जल्दी से बताओ, पहले क्या है v0/3 v0 माइनस इसका सेंटर ऑफ मास, यानी कि इधर की तरफ v0/3 दिख रहा होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसका कितना दिख रहा होगा वेलोसिटी, 2v0/3 उस डायरेक्शन में होगा, लेकिन क्या लिखेंगे, 0 माइनस यानी कि -2v0/3, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन इसका उल्टा है। बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत इसमें। और ये जो दोनों वेलोसिटी है ये है इनिशियल, इनिशियल ही लिख रहे हैं, तो ये भी जो है इनिशियल ही है। ठीक है, अगर हम फाइनल का बात करें तो फाइनल जब लिखेंगे, यानी कि जब ये मैक्सिमम इलोंगेशन पे होगा
जब ये मैक्सिमम इलोंगेशन पे होगा, हम यहाँ बैठे हैं, तो मैक्सिमम इलोंगेशन में इसका भी वेलोसिटी 0 होगा, इसका भी वेलोसिटी 0 होगा। ये दोनों वेलोसिटी हम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ही लिख रहे हैं, ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है, यानी हम सेंटर ऑफ मास पे ही बैठ के अगर हम देख रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जब मैक्सिमम इलोंगेशन हुआ होगा, इसमें मान लेते हैं x1 हुआ हो, इसमें हम मान लेते हैं x2 हुआ हो, तो ये मैक्सिमम इलोंगेशन के समय में इसमें जो भी वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। इतना बात अगर हमको समझ में आ गया है तो फिर कहानी खत्म है। यहाँ से हम बोल रहे हैं कि x1 प्लस x2 जो है वो हमारा जो मैक्सिमम इलोंगेशन x है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास सब कुछ पता है, तो हम आराम से लिख सकते हैं। तो लिखेंगे E इनिशियल इक्वल टू E फाइनल। तो इनिशियल एनर्जी कितना है, तो हाफ m माइनस 2v0/3 का स्क्वायर प्लस हाफ 2m v0/3 का स्क्वायर। इनिशियल एनर्जी फाइनली 0 है। ठीक है, तो इसको हाफ के एक्स स्क्वायर सॉल्व करो, कितना आ रहा है, √2/3 Root x0 2m by by 3 k into v naught. अलग आ रहा है या सेम आ रहा है, सेम आ रहा बनाए थोड़ी ना है हम लोग। Yes, sir. है। अरे बना के चेक करना था ना कि सही आ रहा है या गलत है। कर लेंगे कभी फुर्सत में। ठीक है, कर लेते हैं सर। हम पे कैलकुलेशन में भरोसा नहीं करना चाहिए, मेरे पे खास करके। ठीक है, 2-3 स्टेप जहाँ गायब करते हैं वहाँ माइनस प्लस गड़बड़ हो जाता है और आंसर कुछ और आ जाता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए खुद पे भरोसा रखो। खैर तो नहीं प्रोस भरोसा है खुद पे। आत्मनिर्भर बने। हाँ, आत्मनिर्भर बनो। ठीक है, आप पे निर्भर मत बनो। ठीक है, तो दोनों मेथड क्लियर है। फर्स्ट मेथड हम करें, फर्स्ट मेथड हम किए कि अगर ग्राउंड फ्रेम में ही कर रहे हैं ये मेथड, ग्राउंड फ्रेम में देखें तो मैक्सिमम जो है सेपरेशन आ रहा है जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो जा रहा है, और वो सेम वेलोसिटी और नहीं, सेंटर ऑफ मास का जितना वेलोसिटी था उतना ही आएगा कभी भी। यहाँ ग्रेविटी, ये सब चीज़ें हम ग्रेविटी बोल रहे हैं, फ्रिक्शन, ये सारी चीज़ें को हम नेग्लेक्ट कर रखे हैं। बाहरी कोई फोर्स नहीं है, तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर करके हम सॉल्व कर लिए। सेकेंड में था, हम चीटा के फ्रेम में बैठ गए, चीटा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चीटा बन के बैठ गए, और इसके रिस्पेक्ट में इनिशियली दोनों मासेस के कितने वेलोसिटी थे वो फाइंड कर लिए, और फाइनल जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा तो हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो हम रेस्ट पे ही हैं, तो मैक्सिमम इलोंगेशन के समय दोनों ब्लॉक्स के वेलोसिटी 0 रहेंगे। ठीक है, तो अगर हम ये 0 कर दिए तो फिर इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी लिख ली। बात क्लियर है। ठीक है, तो ऐसा और यस सर। इस पे वेरिएशन दे सकता है कि दोनों ब्लॉक्स को दोनों ब्लॉक्स में कुछ कुछ वेलोसिटी दे दे, तो भी हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये 2 kg है, ये 4 kg है, इसको इधर की तरफ दे दिए 60 मीटर पर सेकेंड, और इसको इधर की तरफ दे दिए 30 मीटर पर सेकेंड। तब बोलेगा मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा। बन जाएगा ये तो बताइए, क्या। की का वैल्यू, की का वैल्यू। अच्छा, के का वैल्यू 500। 200 न्यूटन पर मीटर ले लो। सर कभी थोड़ा सा 500 ऊपर नहीं नीचे लेते हैं। क्या, आप कभी 500 नहीं लेते हैं, पिछले बार भी बोले थे लेने के लिए। पता नहीं, याद नहीं है। अब 100-200 रहता है, नीचे 2 आएगा कट जाएगा, इसलिए 1/12 के लिख लेते हैं ना हम लोग। अब 250 आता है, इसे 100 आ जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहता है, इसलिए।
बाकी तो क्वेश्चन करोगे तो उसमें 0.8 0.5 ये सब देता ही है। सर आ गया। हो गया क्या? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना जा रहा है? 4 इंटू 60 माइनस 2 इंटू 30/6 हो जाएगा 180/6 यानी 30 मीटर पर सेकेंड। ये आ रहा है क्या? हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर ये आ जा रहा है तो इनिशियली हमको क्या करना है, दोनों का हमको पता कर लेना है। तो ये यहाँ से अब कितना जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, तो ये कितना दिख रहा होगा 30 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना दिख रहा होगा 0 0 दिख रहा होगा, माइनस 60 60 दिख रहा होगा ना। 60। हाँ 60 से इधर जाता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ बैठ जाएंगे सर तो किधर जा रहा है? सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव आया दूसरा यानी ब्लॉक। कि कौन किधर जा रहा है? दूसरा ब्लॉक समझ नहीं आ रहा किधर जा रहा है। हम यहाँ बैठ गए हैं तो सेंटर ऑफ मास तो इधर जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, हम अगर इसका वेलोसिटी लिखेंगे तो हम v2 लिख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो हम लिखेंगे v2 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी कि 60 माइनस 30 इक्वल टू 30 आ रहा है प्लस में, यानी कि इधर की तरफ जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से। बात क्लियर है? इसका लिखते हैं तो हम मान लेते हैं इधर ही लिख रहे हैं v1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो लिखेंगे v1 माइनस vcom। v1 किधर है तो -30 में है तो -30, माइनस पहले से है 30, तो ये कितना आ रहा है -60 मीटर पर सेकेंड। तो ये किधर जाएगा बताओ? अब बात समझ में आया? नहीं सर वो पता चल गया था। हाँ वो पता चल गया सर, आप एरो दोनों तरफ दे दिए थे। अच्छा, ऐसा है। ठीक है, तो ये हमारा 2 kg वाला है, ये 4 kg वाला है। इसके बाद तो कहानी आसान है। इनिशियल एनर्जी फाइनल इज तो है 0, तो हम फाइनल फिगर नहीं बना रहे हैं। ई इनिशियल इजकल टू ई फाइनल। इनिशियल कितना हो जाएगा तो 1/2 इंटू 2 इंटू 60 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू 30 का स्क्वायर इजकल टू हाफ इंटू 200 इंटू एक्स का स्क्वायर। ये आ गया 100। 100 आ गया तो 2 0 आएगा, 2 0 आएगा, 36 गड़बड़ हो जाएगा। 3√6 आ रहा है सर। कितना आ जा रहा है 36 प्लस 118 इंटू 100 इजकल टू नहीं आ रहा है। अब बाकी जितना भी आ जाइए 3√6 396 ठीक है 3√6 यस सर। ठीक है। हम एक मेथड से बनाए, तुम ऊपर वाला मेथड से भी कर सकते थे
कि इसका स्पीड घटेगा, इसका इधर की तरफ वेलोसिटी कुछ होगा, इसी डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी भी मान के हम दोनों का बराबर करके मोमेंटम कंजर्व करा के कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड 2 जो है हम कह दे रहे हैं कि ट्राई करना है, मेथड 2 होमवर्क। ठीक है, ट्राई करना है, उससे भी इतना आना चाहिए। तो एक और मेथड है कौन सा? होने को और भी है, बोलो। सर, वो एनर्जी कंजर्वेशन है ना, उसी वाला जो फॉर्मूला है उसमें x का वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ v, और फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x पे dx dv 0 होगा, हाँ तो उससे वैसा भी फिर कर v का सकते वैल्यू हो हैं, जाएगा। वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, यही ना करो कि यहाँ से x के टर्म में फिर dx बाई dt करने बोल रहे हो। dx by dv, अगर उसका वेलोसिटी v होगा तो। मतलब नहीं समझे? सर इस तरह से हम किए थे एग्जैक्टली, हम याद नहीं है हम क्या किए थे, आपको फोटो खींच के भेज देंगे। ठीक है, फिर भी बताओ, अगर अच्छा रहा तो बाकी सबको भी बता देंगे। ठीक है, अगर सर सही जैसे मेथड है तो। एक क्वेश्चन था एक फीवर में, तो हम बता रहे हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर था, उसमें ये अप्लाई किए थे। तो मेथड बहुत सारे हो सर सकते हैं, क्वेश्चन बस 41 था, पेज नंबर। पेज नंबर 162। हाँ, क्या किए थे बताओ एक बार फिर से। तो सर इसमें जैसे 2 kg ब्लॉक है, अगर इसका वेलोसिटी v डिक्रीज करेगा तो हाँ जो दूसरा 2 kg है उसका v इंक्रीज करेगा, फिर दोनों का मास सेम है इस केस में। हाँ। तो फिर इसका फिर इनिशियल एनर्जी लिखे थे और फिर उसको फाइनल एनर्जी से इक्वेट कर दिए थे, तो फिर हम्म, जो v का वैल्यू लिखे हैं उसके उसके टर्म्स में एक x का वैल्यू आएगा, तो हम्म, फिर उसको फिर dx by dv लिख देंगे, उसको जीरो कर देंगे क्योंकि मैक्सिमम एक्सटेंशन पे dx by dv जीरो होगा, उससे फिर एक v का आ जाएगा वैल्यू, तो फिर उससे एक बार फिर भेज देना निकाल लेंगे। ग्रुप में, ठीक है। मेथड सही होगा तो बाकी सबको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है ठीक सर। है, हाँ एक बार देख लेंगे कि सबके लिए वैलिड है या सिर्फ उसी के लिए वैलिड है। ठीक है, अगर dx बाई dv कर रहे हो जीरो, सही तो लग रहा है हमको, फिर भी एक बार चेक करना जरूरी है, हम ऐसा कभी नहीं किए हैं। ठीक है, तो उसको भेज देना, क्या किए हो एक बार चेक कर लेंगे हम। ठीक है सर। हम्म, ठीक है, जैसा कि अगर हम बोल रहे हैं ये m है, ये कैपिटल M है, और इधर की तरफ इस पे लग रहा है अब फोर्स F। ठीक है, तो कितना मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा? पिछले किसी में फोर्स नहीं लगाए थे, इसमें फोर्स लगा रहे हैं, मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा? ठीक है, और कैसे करेंगे? ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो चेंज इन मोमेंटम कंजर्व कैसे कराएंगे? बोलो, नहीं नहीं करा कर सकते। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मेथड सेंटर ऑफ टू मास यूज फ्रेम नहीं करेंगे, करते। हाँ, मेथड टू यूज करेंगे, कौन सा टूल यूज करेंगे बताओ? मेथड टू। अच्छा, मेथड 2 बोल रहे हो, हमको लगा टूल्स यूज करेंगे। होता है सर कभी कभी। मेथड 2 भी कैसे करोगे? तो वही ना करेंगे, सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे, हाँ, सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे, उसके बाद तो फिर क्या होगा? स्यूडो फोर्स लग रहा होगा सेंटर ऑफ मास पे। हम्म, ठीक है, तो अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या आएगा? F बाई सेंटर ऑफ मास का F बाई m प्लस m लग रहा होगा। इसमें कैसे कोई दिक्कत? एक्सटर्नल फोर्स F दिख रहा है तो ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है।
अब हमको क्या करना है, इसमें सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाना है, और सेंटर ऑफ मास पे बैठे बैठे सो जाना है कि नहीं। चीटा बन के ना। हाँ चीटा बन के बैठो, खुद बैठोगे तो स्प्रिंग टूट जाएगा तब। ठीक है, अब इस पे इधर की तरफ लग रहा था फोर्स F। अगर हम सेंटर ऑफ मास पे बैठे हैं, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इतना है, तो सूडो फोर्स किस पे किधर कितना लग रहा होगा, स्मॉल m पे किधर लग रहा होगा और कितना लग रहा होगा। सूडो फोर्स किधर लगता है, इसका तो एक्सेलरेशन इधर है, डायरेक्शन में। उसका अपोजिट 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 डायरेक्शन डायरेक्शन। में डायरेक्शन, लगेगा। यानी कि इधर की तरफ लगेगा, और लगेगा कितना, स्मॉल m F बाई m प्लस m। एम। इस पे कितना लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन के अपोजिट लगता है, एम एफ बाई एम प्लस। एम प्लस। ठीक है, हमको अब मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना है। तो एक चीज हम लोग जानते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता है वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही होता है, बताओ। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम बात कर रहे हैं, तो इनिशियली इसके पास एनर्जी तो तो जीरो था। स्लोली मूव करते हैं ऐसा होता है, क्या हुआ, जब स्लोली मूव करते हैं तब ना ऐसा होता है। स्लोली मूव करे, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी तो आएगा ना। अच्छा यहाँ पे जैसे, चलो तुमको हम बताते हैं, हम लोग लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, दो ही फोर्स है, यस सर। इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब इनिशियली यहाँ पे इसका स्पीड कितना है, v जीरो है, जब मैक्सिमम एक्सटेंशन पे होगा तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी कितना होगा, जीरो होगा। जीरो। बात समझ आया, तो यहाँ से हम यस इसको क्या लिख सकते सर। हैं, जीरो। ठीक जीरो। है, पूरे सिस्टम को हम एज्यूम कर रखे हैं, तो पूरे सिस्टम के लिए जो ये स्प्रिंग होगा ये इंटरनल हो गया, यस सर। तो इसका भी वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। बात समझ आया। यस सर। यहाँ हमको बचा है क्या, सिर्फ वर्क डन बाय एक्सटर्नल, और ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल होगा वो और कुछ नहीं, ये इंटरनल के कारण जो एनर्जी इसमें स्टोर हुआ होगा वही होगा। तो ये लिख सकते हैं हम ये चीज कि ये होगा हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ आया अब? ठीक है, यस और ये सर। किसके बराबर होगा, तो 1/2 के, मान लेते हैं एक x1 इलोंगेशन होगा, दूसरा x2 होगा, तो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर या x का होल स्क्वायर। अब मेरा मकसद है कि ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल अगर हम निकाल लें, तो यहाँ से हमको x1 प्लस x2 ही पूछा जा रहा है, तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको जितने फोर्सेस दिख रहे हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, तो ये सारे के सारे एक्सटर्नल ही दिख रहे हैं जो दिख रहे हैं। हम kx को इधर की तरफ दिखा सकते हैं, लेकिन इसका हमको कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे और आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि इंटरनल फोर्स है, तो उसके कारण हम पूरे को सिस्टम मान रहे हैं, तो इंटरनली ये दोनों आपस में कैंसिल कर जाएंगे और उसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। बात समझ आया? तो अब हम वर्क डन लिख रहे हैं, तो वर्क डन बाई ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे इंक्लूडिंग सूडो फोर्स। ठीक है, अगर हम उसको दिखा दिए हैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, तो हमारे लिए एक्सटर्नल की तरह ही बिहेव करेगा। तो ब्लॉक एग, ये जो m एक्सटेंड हुआ होगा वो कितना हुआ होगा, x1, हम इसमें एक्सटेंशन मान रहे हैं x1, और इसमें एक्सटेंशन मान रहे हैं हम x2। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, बोलो इसके लिए क्या हो जाएगा, वर्क डन टोटल हम लिख रहे हैं
तुम लोग बोलो क्या लिखें, बताओ। मास m के लिए जब लिखेंगे तो फोर्स पीछे लग रहा है, नहीं सेम डायरेक्शन में आएगा, ये सर सेम डायरेक्शन दोनों में आएगा। प्लस में रहेगा। हाँ तो ये x1 हो जाएगा प्लस, सर उस पे भी नेट फोर्स उतना ही है, किस पे? तो इस पे दूसरे तो वाले नेट पे फोर्स F माइनस एम तो एफ इतना ही बाई आएगा। इंटू x2, ये ना आएगा। ये सर तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा स्मॉल एम इंटू एफ बाई। अच्छा ठीक है, हाँ यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, एम एफ बाई एम प्लस एम x1 प्लस x2, यही मिल रहा है क्या? यस सर। ठीक है, यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करें तो एफ एम कैंसिल हो जाएगा, ऊपर स्मॉल एम एफ बचेगा और ये चीज़ हमको मिल जाएगा। अब ये हमारा ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से एम एफ बाई एम प्लस एम इंटू एक्स, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, तो फ्रॉम एम एफ बाई हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ से x पता चल गया, ठीक है। अगर सर दोनों पे नेट फोर्स इक्वल नहीं आया तो क्या करते हैं? क्या चीज़ इक्वल नहीं आता? जैसे इसमें दोनों में नेट फोर्स इक्वल आ गया, स्मॉल एम इंटू एफ बाई एम प्लस एम, अगर नहीं आता तो हम लोग क्या करते हैं? मोस्टली कि उसमें आ ही जाएगा, ठीक है सर। वैसे भी नहीं आएगा तो फिर यहाँ से रख के थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ हम इसको क्या रख सकते थे, हाफ के x1 स्क्वायर प्लस हाफ के x2 स्क्वायर, प्लस के प्लस एक्स वन एक्स टू। यस। अच्छा नहीं, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता। अगर वैसा दो होता तो वेरिएबल्स का था। कुछ और हमको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता, और अगर सिर्फ एक ब्लॉक पे लगाए हैं तब तो ये बराबर ही आना है, कुछ भी फोर्स रहा हो। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ होगा तो कुछ और भी इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, इतने सिंपल इन्फॉर्मेशन में हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद इम्पल्स देखते हैं। इस पे फोर्स लग रहा है F, ठीक है, m1 इक्वल टू m2 है, इक्वल टू स्मॉल m है। ठीक है, ये k है, अभी ये नेचुरल लेंथ में है। पहला फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन टाइम t। फाइंड करो x नॉट एट t, ठीक है, इस इंस्टेंट पे दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताना है।
एफ टी स्क्वायर बाई 4m। एक्स तो आ गया, पहला का आंसर आएगा, यानी एक्स नॉट आ गया हमारा एफ टी स्क्वायर बाई 4m। सबका आ गया क्या? यस सर। ज्योत्सना, नो सर। नहीं आया? बोलती बोलती नहीं है, एकदम चुपचाप बैठी रहती है। कैसे करेंगे? देखो कि अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एफ बाई m1 प्लस m2। अगर मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन इधर एस सी एम हुआ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एफ बाई 2m। ठीक है, ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमको निकालना क्या था? कि ये डिस्प्लेसमेंट निकालना था। तो डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना था, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया, इनिशियल वेलोसिटी जो है सेंटर ऑफ मास का वो 0 है। ठीक है, तो एस बराबर क्या होता है? एस सी एम अगर लिखेंगे तो लिखेंगे यू सेंटर ऑफ मास इंटू टी प्लस हाफ ए सेंटर ऑफ मास इंटू टी स्क्वायर। तो ये तो 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। ये हाफ एफ बाई 2m इंटू टी स्क्वायर आ गया, जो कि हमारा आंसर था। ठीक है, यानी कितना आ गया? 1 बाई एफ बाई 4m टी स्क्वायर। ठीक है, तब तक सेकेंड क्वेश्चन करो। कॉपी पेस्ट तो है, शेयर का तो कुछ नहीं आ रहा, शेयर का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। हम्म, हो गया क्या सेकेंड? एक का तो 0 आ रहा है, दूसरा का एफ टी स्क्वायर बाई 2m। 0 आ रहा है? 0 तो नहीं आना चाहिए। देखो कैसे करेंगे। सेकेंड, जैसे कि हम मान लेते हैं लेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट ब्लॉक x1 एंड सेकेंड का x2 है। ठीक है, तो अगर हम जो सेंटर ऑफ मास जितना डिस्प्लेस करा होगा, x1 प्लस x2। x अगर हम x नॉट लिखना चाहेंगे तो x नॉट कितना डिस्प्लेस करा होगा बताओ? m1 x1 प्लस m2 एम टू x2 एक्स बाई, टू बाई 2m। बाई 2m। यानी कि ये आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, और ये x नॉट किसके बराबर आया है? तो ये आया है हमारा एफ टी स्क्वायर बाई 4m के बराबर।
अब हमको यहाँ से x1 और x2 का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको आ गया x1 प्लस x2 का वैल्यू। अब दूसरा बात, अगर हमको x1 और x2 में एक और रिलेशन चाहिए होगा, ठीक है, तो एक रिलेशन आया कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x1 प्लस x2 जो होगा ये आएगा हमारा एफ टी स्क्वायर बाई 2m। ये इक्वेशन 1। दो अननोन्स हैं, एक इक्वेशन, हमको एक इक्वेशन और चाहिए, तो ओ कहाँ से लें? क्या? कंस्ट्रेंट। हाँ, वही चीज देखेंगे कि डिस्प्लेस करा होगा तो कौन सा कितना हुआ हो। तो सोचो कि x1 नीचे पीछे वाला, जैसे कि अगर हम मान मॉड लेते ऑफ हैं, x1 minus x2 इक्वल टू x0। हाँ ऐसा है, ये डिस्टेंस हम बोल रहे हैं कि x1 है, ये डिस्टेंस बोल रहे हैं कि ये x2 है, और ये अगर इसका सेंटर ऑफ मास है तो इस डिस्टेंस को हम बोले हैं x0। यही ना है? नहीं, यहाँ से नहीं, इधर से कहीं से। x0 तो है सेंटर ऑफ मास जितना डिस्प्लेस कर रहा है, एक जगह से तो कहाँ ले सकते हैं। यहाँ हम अगर ऐसा कर रखे होंगे तो ये चीज़ आया x2, और ये आया x0। यहाँ से x0 कुछ रिलेशन मिल रहा है। अगर सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखे तो हमको दिख जाना चाहिए। ठीक है, एक चीज हमको यहाँ से इतना क्या सोचना है, ऐसे सोच सकते थे कि अगर हम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग देखें तो कितना मिलेगा बताओ। x0 जो आया है हमारा वो कितना मिलेगा? मान लेते हैं कि लेट x0 इज एक्सटेंशन इन स्प्रिंग दे रखा है। अच्छा, क्वेश्चन में तो दे ही रखा है एक्सटेंशन जो है x0 है। क्या सोच रहे थे, ये लेट x0 क्या है, देने दे ही रखा है। तो इफ x0 इज एक्सटेंशन इन स्प्रिंग तो ये कितना होगा बताओ, बोलो। x1 x2 का इससे एक रिलेशन आ जाएगा, टोटल x2 minus एक्सटेंशन। x1 इक्वल टू x0। हाँ, x2 माइनस क्या आ जाएगा, x1 इजकल टू x0 आ जाएगा। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या होगा, इनिशियल। मान लेते हैं कि इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों का डिफरेंस तो जीरो है, तो फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस होगा वही एक्सटेंशन होगा। ठीक है, यानी कि x2 माइनस x1 इजकल टू हमारा x0 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमको x1 x2 का वैल्यू फाइंड कर लेना है, हो जाएगा। हाँ, x1 equal to half into ft square by 2m minus x0। एफ टी स्क्वायर बाई ft 2m। square by 2m minus x0 और x2 equal to half into ft square by 2m plus x0। ठीक है। एक्स नॉट भी तो हम लोग निकाल ही लिए थे ऊपर। हाँ, एक्स नॉट भी तो हम लोग निकाल ही लिए थे ऊपर। ये x0 एक्स नॉट नहीं है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है। मैं एक्स नॉट उस चीज को लिख दिए थे हम ऊपर, सेकंड वाले क्वेश्चन में दे रखा है, ये नहीं देख रहे थे। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस है, वो कितना एक्सटेंशन है वो चीज नहीं है। एक्स नॉट एक्सटेंशन दे रखा है, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग कितना चला है ये नहीं दे रखा है। बात समझ आया? ठीक है, हम इसको एक्स नॉट लिखे थे, हम ये ध्यान नहीं दिए थे कि एक्स नॉट दे रखा है। तो यहाँ भी एक्स नॉट जो लिखे हैं ये गलत है, ये एक्स है।
ठीक है, तो अभी तक हम लोग जितने भी सवाल करे हैं उसमें हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ये सारे चीज़ें हम लोग देखें। ठीक है, एनसीआर अब एचसी वर्मा में मोस्टली सवाल हो जाने चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो इम्पल्स। ठीक है, ये क्या होता है? के लिए होता है जब हम्म अगर फोर्स बहुत कम समय की रिएक्ट करेगा तब। हम्म। अगर कभी भी जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे चेंज वाल इन है। मोमेंटम। ठीक है, जैसे कि अगर हम वाल है, इस पे एक बॉल को ऐसे दे मारे, तो ये बॉल यहाँ से टकराएगा, फिर इधर की तरफ भाग जाएगा। मान लेते हैं एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये चला जाता है। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन मान रहे हैं तो खैर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अगर इसको इधर की तरफ किसी वेलोसिटी से भेजे, इधर से मान लेते हैं किसी वेलोसिटी v डैश से चला गया, इसका मास सेम था, यहाँ कोलाइड करा। ठीक है, या फिर कोई बल्लेबाज है, ठीक है, अगर वो बैटिंग कर रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या पैर कर, कहाँ है उसका? पैर अभी बना रहे थे। ठीक है, बॉल आया, इससे आके टकराया, तो बॉल को जब हिट करा तो जो हिट करता है वो कितने देर के लिए करता है? बहुत ही कम समय के लिए करता है। ठीक है, और जो हम लोग ड्यूज वाला बॉल होता है उसमें सिर्फ दिशा दिखाना होता है, यानी डायरेक्शन चेंज कर दो, ज़्यादा आसान होता है खेलना। तो इसीलिए बहुत बैट्समैन होते हैं सिर्फ पीछे ही रन बनाते हैं, आगे जल्दी कोई नहीं मारता है। खैर ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बल्लेबाज बैटिंग कर रहा होता है, इसको हिट करता है तो बॉल बहुत ही कम समय के लिए इस बल्ले से कांटेक्ट में होता है। यहाँ जब दीवाल बॉल को दीवार पे मारे तब भी ये बहुत ही कम समय के लिए कांटेक्ट में रहा। या फिर हमारा सरफेस है, यहाँ से हम किसी एक बॉल है, इसको हम छोड़ दिए, आएगा, टकराएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे में जब टक्कर खाया होगा तो ये भी ये बहुत कम समय के लिए। ऐसा में हर जगह हम देख रहे हैं जब टकराया तो ये वाल इस पे एक फोर्स, नॉर्मल फोर्स लगाया होगा, ये बल्ला भी बॉल पे एक फोर्स लगाया होगा, ये भी यहाँ पे एक फोर्स लगाया होगा। ठीक है, यानी कि हर ऐसे समय पे जो फोर्स लगा है वो बहुत ही कम समय के लिए लगा है, और वो फोर्स जो है इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर रखा है। ठीक है, तो ये जो फोर्स के जो बहुत कम समय के लिए लगता है, तो इसी से हम लोग बोलते हैं कि इम्पल्सिव फोर्स है। जो फोर्स हमारा बहुत कम समय के लिए लगता है इम्पल्सिव फोर्स। और हम इम्पल्स को अगर डिफाइन करते हैं तो ये बोल देते हैं कि इट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो अगर हमको इम्पल्स डिफाइन करना होगा तो इसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं, और जे को लिखते हैं एफ डी टी। ठीक है, बहुत कम समय के लिए लगता है, और डी टी जब भी लग रहा होता है तो हम इंटीग्रेशन साइन दे देते हैं, मान लेते हैं ये छोटे टर्म T1 से T2 तक लग रहा है, इंटीग्रेशन है तो लिमिट भी दिया जा सकता है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि इम्पल्स। ठीक है, अब यहाँ से हम जानते हैं कि एफ डी टी को एक और टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। क्या? चेंज इन मोमेंटम। कैसे? जैसे कि हम जानते हैं कि सिंस एफ क्या होता है, बोलो। हम इसको डेल्टा एम, पी बाई डेल्टा टी। हाँ वो लिख एम डी वी सकते हैं, बाई डी टी। एम डी बी डी बाई डी टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, एम डी बी बाई डी टी मास जब, कांस्टेंट हो तो। हाँ, तो हम अभी तक तो वही पढ़ते आ रहे हैं। तो एफ को हम हटा के एम डी वी बाई डी टी लिख देंगे, तो इसको हम लोग और लिख सकते हैं क्या चीज़ कि एम इंटू डी वी। एम डी वी क्या है? तो और कुछ नहीं, या फिर इसको ऐसा भी लिखते हैं डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है, चेंज इन। तो इसको हम और क्या लिख सकते थे? डेल्टा पी। ठीक है, तो जे को हम लोग ये तीनों चीज़ लिख सकते हैं, एफ डी टी, एम डी वी, या फिर डायरेक्टली डेल्टा पी। और डेल्टा पी जो आ रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? चेंज इन मोमेंटम का सम, जितने भी पार्टिकल हैं, 10 पार्टिकल है तो एक पार्टिकल है तो सिर्फ एम डेल्टा पी हो जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। 10 है तो सबके लिए जोड़ेंगे, सबका चेंज देखेंगे।
ठीक है, तो इंटीग्रेशन साइन हमको सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे सबके लिए है, यानी कि एमडीवी भी सबके लिए, डेल्टा पी भी जिस सिस्टम में जितने पार्टिकल्स है सबके लिए हमको लिखना है। तो यहाँ से हम अगर सिंगल पार्टिकल के लिए लिखें तो जे को हम लिख सकते हैं डेल्टा पी। ठीक है, जे को हम ये भी लिख सकते हैं, और ये जो रिलेशन है इसको हम बोल देते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम नाम के लिए ही है बस, और कुछ नहीं है, इसका उतना हमको ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है। हमको डायरेक्ट यही याद रखना है कि इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है, और उसी को इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहते हैं। इसका डायरेक्शन किधर होगा? अगर हम बोल रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन किधर होगा? बोलो। चेंज इन वेलोसिटी या बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम के लॉन्ग। ठीक है, जिधर चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन होगा उधर। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं P1 इधर है, P2 इधर है, ठीक है, तो चेंज क्या होगा? P2 माइनस P1, यानी कि P2 इधर माइनस P1 इधर, तो जो डायरेक्शन होगा चेंज का इधर आएगा। ये आ रहा है हमारा P2 माइनस P1, तो इस डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा। बात समझ में आ रहा है कि चेंज के अलोंग कहने का मतलब क्या हुआ? यस सर। ठीक है, इसको रहने दे, मिटा दे नीचे वाले को। रहने दीजिए सर। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लिए हैं कि इधर की तरफ P1 है, इधर की तरफ P1 है, तो डेल्टा P अगर हम लिख रहे हैं डेल P2 माइनस P1, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो P2 तो उसी डायरेक्शन में रहेगा, P1 को माइनस में कर दिए तो माइनस P1 हो गया, इन दोनों का सम का इधर कहीं जाएगा, तो ये इसका डायरेक्शन हो गया चेंज इन मोमेंटम का, इम्पल्स का, यानी चेंज इन मोमेंटम का जिधर डायरेक्शन होगा उधर ही इसका डायरेक्शन होगा। यूनिट क्या होगा? न्यूटन सेकेंड्स। बोलो। न्यूटन सेकेंड्स। न्यूटन सेकेंड बोल सकते हैं, या चेंज इन मोमेंटम है तो इसको क्या लिखते हैं? केजी केजी मीटर पर सेकेंड। kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये चीज यूज कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी डायमेंशन कहा जाए तो एल टी माइनस वन। ml, जो मोमेंटम का है वही होगा, या फोर्स। ठीक है, और अगर हम बोल रहे हैं कि सेंस, डायमेंशन का क्या काम होता है? अच्छा यूनिट डायमेंशन अभी तक तुम लोग का नहीं ना हुआ है। नहीं सर मत पढ़ाइएगा। ठीक है, देखते हैं, इतना कुछ पढ़ लिए वही बचा हुआ है ना। ठीक है ना, लास्ट में सर उसे पढ़ाइएगा क्वेश्चन सर। नहीं आता है, क्या? उसे क्वेश्चन नहीं आता है किस चीज में किसी भी चीज। आता है? 2018 में 2 पैराग्राफ दे एरर एनालिसिस था। पढ़ा दीजिएगा पर। एरर भी पढ़ना है, डायमेंशन भी पढ़ना है। ठीक है, देखते हैं 11th का भी पढ़ाइएगा। क्या। जब सब कुछ पढ़ा दीजिएगा 11th का, उसके बाद पढ़ाइएगा। हाँ, बीच में अब कभी देखेंगे कि कुछ ऐसा सीक्वेंस बैठ रहा है, मान लेते हैं कि 2-4 दिन के बाद छुट्टी होना हो तो उसको खत्म कर लेंगे। बीच में कहीं छोटा टॉपिक अगर मिल रहा है, मान लेते हैं दशहरा आ रहा है, कहीं जान, कहाँ जाओगे आज? तो छुट्टी है कि नहीं? यस सर। वही तो। छुट्टी मिलेगा तो पता भी नहीं चलेगा, अभी छुट्टी ही चल रहा है। हाँ वो तो है। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि J बराबर एफ डी टी है, तो J बराबर एफ डी टी है, और हमको अगर दे दिया जाए फोर्स वर्सेस टाइम का कर्व, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है, तो इसका एरिया क्या देगा? बोलो। Impulse। इम्पल्स देगा। ठीक है, अगर J dt दे रखा हो तो
F इक्वल टू dj by dt भी लिख सकते हैं हम लोग। हाँ लिख सकते हैं ना, ऐसा है इंटीग्रेशन है तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, वही चीज है। ये जे क्या है, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी बाई डेल्टा टी ही दे रखा है और कुछ थोड़े दे रखा है। तो हमको मोस्टली जगह पे ये चीज ना देख के हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, पी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जे क्या है, चेंज इन मोमेंटम ही तो है, तो चेंज इन मोमेंटम रहेगा तो हमको जे कभी जल्दी नहीं मिलेगा, ये चीज मिलेगा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम को ही जे कहते हैं। इधर पी वर्सेस टाइम कर्व रहेगा तो इसमें हमको स्लोप जो होगा ऑफ टेंजेंट क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। ठीक है, ये सब पे हम ज्यादा समय नहीं देना चाह रहे हैं क्योंकि ये सब चीज अब रटा चुका है कि अगर ऐसा रहेगा तो एरिया होता है, ये रहता है तो स्लोप होता है। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। आदित्य, दिक्कत है? ठीक है, अगर हमको फोर्स वर्सेस टाइम कर्व दे रखा होगा तो उसका एरिया इम्पल्स मिलेगा, और मोमेंटम वर्सेस टाइम है तो स्लोप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का ड्रॉ करेंगे तो हमको फोर्स मिलेगा। ये हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि अगर जे एफ डी टी है तो यहाँ से एरिया रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन, और डिफरेंशिएशन स्लोप रिप्रेजेंट करता है। इतना बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो हर एग्जाम्पल हम जैसे कि ऊपर देखे हैं, हर एक एग्जाम्पल में क्या मिला है कि जो हमारा फोर्स लग रहा है वो बहुत कम समय के लिए लग रहा है। तो इम्पल्स जो हम बोलेंगे तभी हम बोलते हैं जब हमारा समय जो है कम हो। जब लॉन्ग टाइम के लिए हो जाता है तो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स हो जाता है। इम्पल्सिव फोर्स जो हम बाद में कहेंगे उसके बारे में हम अभी नहीं कहना चाह रहे हैं। तो इम्पल्सिव फोर्स हम तभी कहेंगे, तभी हम यूज करते हैं जब समय बहुत कम हो। तो फिलहाल एक जितना पढ़े हैं इम्पल्स के बारे में, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। हमको एक ऐसा दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है सुन लो, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे। ठीक है, लिखा है कि देयर इज ए हीरो ऑफ अ स्टंट फिल्म, स्टंट कोई फिल्म है उसमें हीरो है, फायर्स अ 50 ग्राम बुलेट। ठीक है, 50 ग्राम बुलेट फायर करता है फ्रॉम अ मशीन गन एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड जो है वो है 1 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इफ ही फायर्स 20 बुलेट्स इन 4 सेकेंड। ठीक है, 20 बुलेट्स 4 सेकेंड में कर रहा है, तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एवरेज फोर्स। ये क्वेश्चन पिछले साल बनाए थे। अच्छा बात है, तब तो आ जाना चाहिए। Sir, 1000. ना, Impulse पता है। ठीक है, इस पीरियड में कितना होगा, क्वेश्चन क्लियर है? Sir, 250. तुक्का मार रहे क्या? अरे नहीं सर, पहले तो होना चाहिए था 250। पहले इम्पल्स बोल दिया था, ये ऐसा क्वेश्चन मैं भी बनाया हूँ। ठीक है, 9 ठीक है, अगर हम मोमेंटम निकालेंगे, मोमेंटम ऑफ ईच बुलेट, तो क्या मिलेगा हमको, मास 50/1000 इनटू स्पीड, यानी कि 1000 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी कि आ गया हमको 50 kg
मीटर पर सेकंड। स्पीड को ज्यादा नहीं दिया हुआ है। तो बुलेट है वो कम स्पीड से थोड़े चलता है। कुछ ज्यादा ही। अब 1000 लेकिन मीटर पर 1 सेकंड किलोमीटर पर सेकंड ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा तो है। लम मतलब बहुत ही हाई फाई राइफल से मारा, ठीक है, मशीन गन का तो उतना नहीं होगा। हाइपोथेटिकल है बहुत सही सिचुएशन। अब ट्रेन साउथ तो, का मूवी है शायद। AWM। अच्छा हाँ, साउथ का मूवी में तो 1 किलोमीटर जाने में लगता है साल पूरा हो जाएगा अगर हीरो को गोली चलाया गया हो तो। सो डिफरेंस है, वो लोग एक थप्पड़ मारते हैं तो एक थप्पड़ में इतना टाइम लगता है, बाहर के मूवी में 50-60 थप्पड़ मार देते हैं एक सेकंड में। वहां वही तो गोली भी हाथ से रोक लेते साउथ के फिल्म का तो नहीं बात सर, ही अलग। स्पीड होता है तो सर, रेंज लिखा है स्पीड का 550 से 1250 मीटर पर सेकंड। मतलब गूगल करके बैठ गया ना। यस सर। चलो ठीक है। वही अगर गन जिसका मतलब राइफल का जो नली जिसका लंबा होता है उसका स्पीड ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये याद ये याद आया तो एक हैं। क्वेश्चन याद आ गया, इस क्वेश्चन के बाद हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये चीज आ गया तो हमको क्या निकालना है, बोलो। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। हाँ, तो क्या करेंगे, एक बुलेट का इतना है तो हमारा फोर्स जो हो जाएगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यानी कि 20 के लिए ना 20 इंटू 50/4 कर लेंगे, आ जाएगा 250 न्यूटन, ठीक है। अब जो यस सर। क्वेश्चन याद आया उसको कर लेते हैं। हम बोल रहे हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसलिए हम लिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना, कि हम अगर मान लेते हैं कि ए से बी की दूरी पे जा रहे हैं, ए से कहाँ जा रहे हैं, बी पे। एक बार हम पैदल जा रहे हैं यानी कि ऑन फुट जा रहे हैं, दूसरा बार क्या किए, हमको ए से बी ही जाना था लेकिन इस बार हम साइकिल पे चढ़ के गए, ठीक है। साइकिल पे चढ़ के फिर गए ए से बी ही। क्लियर है? तो हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों समय में हम जाने में थकते किस में, ये तो पहला हम अपने एज्यूमशन से पूछ रहे हैं कि दोनों में हम किस में आसानी से चले जाते हैं और किस में हम थक जाते हैं, साइकिल से आसानी से हो जाता है, थक जाते हैं। ठीक है। ये बात सर तो मेरे सब केस में जो है साइकिल से ज्यादा थकते हैं। क्या मेरे साइकिल, केस में साइकिल से ज्यादा थकते ऐसा तो हम पहला आदमी देख रहे हैं कि साइकिल से ज्यादा उतारना पड़ता है, क्या। तो छत उसका से साइकिल में उतारना हवा नहीं पड़ता जाता है। है। अब छत पर हाँ उतर, सर। और साइकिल में हवा नहीं रहेगा तो क्या होगा, उठा के ले जाएगा छत पे सीढ़ी पे चढ़ाएगा, वो नहीं कर रहे हैं, रोड पे चलना है, कोई छोटा सा डिस्टेंस भी जाना हो तो आसानी से हम किस में जा सकते हैं, साइकिल से, ठीक है। लेकिन इंक्लाइन प्लेन में उल्टा होता है। फ्लैट सरफेस बना हुआ है, उतना ज्यादा जंक्शन काय कर ले रहे हो, फ्लैट सरफेस है, नॉर्मल है, ठीक है। इंक्लाइन पे भी अगर जाएंगे तो पैदल चलते हैं तो आसानी लगता है हमको, मान लेते हैं छोटा दूरी ही जाना है, ज्यादा लंबा भी नहीं जा रहे हैं, और ए से बी जगह जा रहे हैं, प्लेन मान रहे हैं, स्मूथ स्मूथ रहेगा तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। इतना बात क्लियर है, यस सर। ठीक है। हम जो है पैदल जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है और साइकिल से जाते हैं तो आसानी से पहुंच जाते हैं। पहले केस में कहा गया है कि हम अपने वेट को ए से बी तक उठा के ले जा रहे हैं, यानी कि हम गए तो हमारा वेट भी साथ साथ गया। सेकेंड केस में हमारा वेट भी गया और साथ में साइकिल का भी वेट गया। क्लियर है? अब हमसे ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे क्या इफेक्ट है, ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन हो सकता है। सर जब हम लोग चलते हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता होगा, उसमें रोलिंग फ्रिक्शन लगता होगा, तो ज्यादा वर्क जो है चलने में होता होगा। नहीं,
सर टाइम कम लगा तो डीपी बाई डीटी कम हो गया। पावर तो कम हो गया, और फर्स्ट केस में हम पैदल गए, सेम वेट ले गए, टाइम ज्यादा लगाया। सेकंड वेट केस में साइकिल पे गए, अपना भी वेट ले गए, साइकिल का भी वेट ले गए, और टाइम कम लगा। और इस इफेक्ट के पीछे क्या रीजन हो सकता है? ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन बोलते हैं। पहला ग्रेविटी, सेकंड फ्रिक्शन, थर्ड मैकेनिकल एडवांटेज, थर्ड। अभी फोर्थ तो सुन लो, ये क्या हुआ इसको। तो क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना, हाँ क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। हाँ करते हैं। फोर्थ ऑल। क्वेश्चन ये है, पढ़ रहे हैं, सुन लेना, ठीक है। ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑन अ बाइसिकल इज लेस टॉयलिंग, ठीक है। टॉयलिंग, लेस टॉयलिंग होता है बाइसिकल पे देन रनिंग, यहाँ से हम ऑन फुट रन कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस। हम इच केस में कहा गया है कि हम ये पहले केस में अपने वेट को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, सेकेंड केस में हम साइकिल पे इसका वेट और अपना वेट भी ले जा रहे हैं, और हम सेम टाइम में ले जा रहे हैं, कम टाइम में ले जा रहे हैं। तो इसके पीछे इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है? ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। 1 और 3 में से ही होगा सर। सी। क्या रीजन क्या होगा? यानी कि हम ए से बी जा रहे हैं तो साइकिल में हमको कम मेहनत करना पड़ता है, और इसमें जाने में ज्यादा, दौड़ने में ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। क्या रीजन है? ग्रेविटी, फ्रिक्शन, मैकेनिकल एडवांटेज, ऑल। वर्क का ही पूछ रहा है कि वर्क किस में क्यों ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। तो टाइम से तो हमको मतलब है नहीं कि पावर हम का बात करें। मेनली है हमारा वर्क, यानी कि टॉयलिंग, यानी कि हाँ बोलो। नहीं आप ही सर, का आवाज था को सर। था। अच्छा, फ्रिक्शन होगा क्या? नहीं सर, आप मना कर दिए थे कि रोलिंग फ्रिक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट दिया था मैं। ठीक है, वहां तो हम उसके लिए मना किए थे। फिलहाल अगर हम देखते हैं ए से बी, आपका आवाज लो आदित्य आ आप रहा माइक बंद करो। या माइक बंद क्यों कर रहा हूँ? एक ही मोबाइल है भाई, एक ही से कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा हूँ इसको। सबका आवाज है उतना ही नहीं रखो। तुम्हारा ही ऑन है इसलिए। मेरा ऑन क्यों सर? ओ समझ के टैब का कवर मेरे को रिवर्ब। हेलो, अब ठीक है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनो कि अगर हम फ्रिक्शन का बात कर रहे हैं तो फ्रिक्शन जो है ए से बी जा रहा है या कहीं भी जाए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है चलने के केस में या फिर साइकिल चलाने के केस में? UMGH। चलते हैं तब वर्क डन बाय फ्रिक्शन लगता है क्या? ये बात बताए थे कि फ्रिक्शन हमको हेल्प करता है चलने में, लेकिन जब फोर्स लगा रहा होता है तब उस पैर का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, और जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो फोर्स नहीं लग रहा होता है, तो चलने में वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है? जीरो। बताए थे ना, यस सर। सीढ़ी चढ़े तब या फिर चले तब, इन सब केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो होता है। तो फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है, बच गया ग्रेविटी और मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज से हमको उतना कोई खासा लेना देना है नहीं, तो रहा ग्रेविटी। अब ग्रेविटी से कैसे? तो रीजन क्या है कि अगर हम जैसे साइकिल पे चल रहे हैं तो हमारा सेंटर ऑफ मास जो है वो कहाँ है? एक लाइन में ऐसा फिक्स जा रहा होगा, समझ आ रहा है? फर्स्ट केस में क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास जो है हमारा वो एक ही लाइन में ऐसा जा रहा है ए से बी, और जब हम दौड़ते हैं तो हमारा सेंटर ऑफ मास ऊपर नीचे होते हुए जाता है।
दोनों में डिफरेंस इतना समझ आया? अगर हम एकदम सीधे चलेंगे तो क्या हुआ? इसलिए तो रनिंग है, रनिंग में करते समय दौड़ के देख लो, सीधा हम चल ही नहीं सकते हैं। ऐसे ठीक है, तो रनिंग टाइम में हमारा सेंटर ऑफ मास अप, ऊपर नीचे चलते भी हैं तब भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। ठीक है, सीधा एकदम सीधा तो नहीं चल पाएंगे, क्योंकि पैर अगर हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा हमारा जो हाइट है वो थोड़ा सा नीचे होगा ही। ठीक है, हाँ एक जगह पे खड़े होके ऐसे चले गए तब तो अलग बात है, तो वैसा तो हम चल नहीं पाते हैं। तो यहाँ से ये चीज दिख रहा है कि इसमें सेंटर ऑफ मास ऊपर नीचे है और इसमें सेंटर ऑफ मास एक कांस्टेंट ही चल रहा है, यानी कि हमको यहाँ सिर्फ इस साइकिल को ले जाने में वर्क करना पड़ रहा है। और यहाँ हमको वर्क एक तो खुद जाने में करना पड़ रहा है, ऊपर से ये जो ऊपर नीचे हो रहा है इसमें भी हमको वर्क करना पड़ रहा होगा अगेंस्ट ग्रेविटी। तो इसलिए इसमें हमको ज्यादा टॉयलिंग फील होता है और इसमें कम फील होता है। रीजन ये है। बात समझ आया? रीजन नहीं लिखा रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आए तो आंसर याद रहेगा। बोलो। ठीक है सर। ठीक है, और एक क्वेश्चन याद आया था। हाँ ठीक है, क्वेश्चन सुनो ध्यान से कि जैसे कि अगर हमसे बोला जा रहा है कि हम जो, जैसे अगर हमको दूर तक लॉन्च करना होता है कुछ भी, जैसे कि मिसाइल हो गया, दूर तक फेंकना होता है, तो उसका जो नली होता है वो हमको बड़ा रखना होता है। टैंकर है तो इसका यस नली सर। क्या होता है? बड़ा। राइफल जो गोल बंदूक होता है उसका जो गोली का रेंज होता है वो दूर तक होता है, और छोटा सा एक पिस्टल होता है उसका रेंज कम होता है, ऐसा होता है। ये बात क्लियर है? यस सर। इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रीजन, कैसे डायरेक्ट लंबा नली करने से क्या हमको फायदे होते, क्या होता है? डायरेक्शन देने के लिए। स्नाइपर राइफल में आप एमिंग करके मतलब कि ये कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं। पिस्टल से आप ज्यादा दूर तक नहीं मार पाते हैं इसलिए। दूर नहीं मार पाते हैं तो ऐसा क्यों, वही तो रीजन पूछा जा रहा है कि लंबा नली करने से हम डायरेक्शन दे पा रहे हैं तो क्यों दे पा रहे हैं, ज्यादा दूर तक क्यों मार पा रहे हैं? लंबा नली रहेगा तो फिर हम लोग कुछ अगर वेलोसिटी देंगे, उसको एक्सेलरेट करेंगे, तो फिर वहां तक पहुंचते पहुंचते उसका वेलोसिटी और एक ही इंक्रीज हो रास्ता जाएगा। और कैसे बढ़ेगा? सर है अंदर सब मैकेनिज्म सब, तो उसको एक्सेलरेशन देगा। हाँ ठीक है, ऑप्शन सुन लो। पहला ऑप्शन दे रखा है कि अलाउ बेटर कूलिंग ऑफ द गन ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ये होगा क्या? बेटर कूलिंग के लिए। कूलिंग क्या तो होता ऑप्शन है? लिखिए ना। हम्म, कूलिंग से क्या रिलेटेड है सर ये? कुछ नहीं है, यानी कि नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है टू प्रोवाइड मोर एफोर्डेबल रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। एफोर्डेबल रेशियो। सेकंड लग रहा है सर। फर्स्ट यस बोल रहे हैं सर। लेकिन इसके लिए नहीं होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है to allow the force of the expanding gas to act for longer distance. ये सर ये होगा, ये होगा। फोर्थ है to increase the force exerted on the bullet due to expanding gas. ये चारों सर ये है। चारों में तुम लोग तो ये बोल दिए। पहला में कोई बी नहीं और सी में लगा, बोला। सी में ज्यादा, सी में ज्यादा लग रहा है सर। तो फोर्थ रिपीट करिए ना एक बार। सर आंसर क्या है सर? फोर्थ है to increase the force exerted on the bullet due to expanding gas, और थर्ड है to allow the force of expanding gas to act for the longer distance. सर सी ही है सर, फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन वाले।
ठीक है, सी ही होगा। कि सी का कहना ये है कि एक्सपेंडिंग गैस जो है वो लंबा दूरी तक, यानी कि यहाँ से अगर गैस जो निकलेगा वो इधर बाहर की तरफ निकलना चाहेगा, ठीक है, और वो गैस जो है लंबा दूरी तक इस पे फोर्स लगाते रहे, इसलिए सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जो है कि ये जो एक्सपेंडिंग गैस है इससे ज्यादा फोर्स लग जाए। तो ज्यादा फोर्स अगर एक्सपेंडिंग गैस से लगता तो यहाँ से भी लग सकता था, हमको लंबा करने का क्या जरूरत है, तो लंबा इसलिए करते हैं कि ज्यादा दूरी तक वो फोर्स लगता रहे। ठीक है, क्योंकि जैसे कि अगर हम मान लेते हैं रॉकेट वाला ही केस है, तो रॉकेट के भी केस में क्या होता है, पीछे ये गैस को एग्जॉस्ट करता है और आगे की तरफ भागता है। वैसे ही अगर हम यहाँ छोड़े तो कुछ ना कुछ गैस यहाँ प्रोड्यूस होता है और वो गैस आगे की तरफ बाहर की तरफ निकलेगा और साथ में बुलेट पे भी फोर्स लगाएगा और वो फोर्स ज्यादा दूरी तक लगे, इसलिए। ठीक है, ये बात क्लियर है। ये सब कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन से थोड़े से सोचने पे आते हैं हम लोग को। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इम्पल्सिव फोर्स क्या कहलाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा इम्पल्सिव फोर्स खत्म हो जाएगा और कोलिजन शुरू हो जाएगा। ठीक है, कि कौन कौन से फोर्स को इम्पल्सिव कहेंगे, कैसे फोर्स को नॉन इम्पल्सिव कहेंगे, और उसके बाद कोलिजन, कोलिजन कितने तरह के होते हैं और कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 डायमेंशनल करेंगे, फिर 2 डायमेंशन करेंगे, यानी ऑब्लिक कोलिजन करेंगे। तो कोलिजन में हमको लग रहा है कि 2 से 2.5 लेक्चर, और फिर लास्ट में एक वेरिएबल मास सिस्टम, यानी कि कल लेकर 3-4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा हमारा। उसके बाद नेक्स्ट रोटेशन शुरू करेंगे। आज सर इतना एक ही। सवाल था। हाँ बोलो। तो कभी ऐसा सिचुएशन नहीं होता है कि कभी भी एक ही ऑब्जेक्ट पे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग हो? अच्छा हाँ, चलो ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी याद दिलाया। छोटा सा टॉपिक है, हम हर बार सोचते तो हैं, भूल जाते हैं, तो आज कर ही देते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे अगर हमको कोई भी मासेस दे रखे हैं, जैसे m1 है, यहाँ से दे रहे हैं r1 डिस्टेंस है, यहाँ पे ये m2 है, ये r2 डिस्टेंस पे है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हमको लिखना हो तो हम लिखेंगे m1 g इंटू r1 प्लस m2 g इंटू r2 प्लस ऐसा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस लास्ट में g से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, और ये g जो होता है ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। बात क्लियर है। तो फॉर ए स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, सर जी कटेगा नहीं? आ रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हम बोलेंगे कि फॉर हाइट लेस देन, ठीक है, इसको ग्रेविटी में समझते हैं कि जी कैसे वेरी करता है। जी जो है हम मानते हैं कि कांस्टेंट है, 100 किलोमीटर तक हम क्या मानते हैं, जी कांस्टेंट है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर लिखेंगे तो जी कट जाएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस ये आएगा, जो कि हमको सेंटर ऑफ मास ही मिल रहा है। बात क्लियर है। यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जनरली सेंटर ऑफ मास के बराबर ही, जहां सेंटर ऑफ मास होता है वहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना। फॉर लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स केप्ट वर्टिकल, मान लेते हैं, टू अर्थ, ठीक है, यानी कि इसका हम लेंथ मान लेते हैं ग्रेटर देन 300 किलोमीटर है। ठीक है, तो जब हम इतने हाइट पे जाएंगे तो जी जो हो जाएगा वो वेरिएबल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यानी कि अगर हमको ऐसा रॉड मिलेगा बहुत लंबा चौड़ा, मान लेते हैं बहुत बड़ा है, तो इधर की तरफ तो जी हमारा 10 होगा, इधर जब ऊपर जाएंगे तो जी का वैल्यू घटने लगता है, डिक्रीज होने लगेगा। और जब इधर के मासेस के लिए लिखेंगे तो इधर हम जी को कांस्टेंट रख के काट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में जो है हमारा नीचे हैवी वेट थोड़ा मिलेगा और ऊपर यूनिफॉर्म में तो थोड़ा सा कम वेट मिलेगा। तो जहां हमारा सेंटर ऑफ मास होगा उससे थोड़ा सा नीचे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा।
ठीक है। इससे थोड़ा सा नीचे क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास इस केस में ऊपर हो जाएगा। तो सवाल ये था कि कभी ऐसा केस हो सकता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास अलग हो, तो हाँ हो सकता है। कब? जब हमारा ऑब्जेक्ट ऐसा हो कि अर्थ सरफेस से बहुत ऊपर तक रखा हुआ हो, यानी कि जी जब वेरिएबल हो, यानी कि वेट जब वेरी कर रहा हो, उस समय सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक दूसरे पे लाई नहीं करता है। लेकिन जब हम सरफेस के, अर्थ के सरफेस के आसपास कहीं बात कर रहे हैं, तो जी यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। तो जब कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि ये सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगभग एक ही दूसरे पे लाई करता है। बात क्लियर है ज्योत्सना? ठीक है, बाकी लोग को भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में कंसेप्ट क्लियर है कि दोनों क्या Yes, sir. करते हैं? ठीक है, अर्थ सरफेस के लेकिन अगर पास चेंज भी होता है जी तो भी तो कट जाएगा ना, क्या? वो नहीं समझ में आ गया सर। ठीक है, जैसे जैसे हाइट पे जाओगे तो ग्रेविटी चेंज होगा, तो कॉमन कैसे होगा? तब नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज किसी को इतना ही कौन रहने। होगा सर? हाँ वही डाउट आउट के लिए कोई कर रहे हैं। ठीक है, फिर आज इतना ही रहने देते हैं।